बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। DGISPR साहब इमरान खान नहीं आर्मी चीफ माफ़ी मांगें। मामला क्या है? बड़ी डेवलपमेंट और हंगामी मुतालबा सामने आ गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अदलिया ने जो स्टैंड लिया था, अब इस स्टैंड के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस पर मुश्तमिल 2 मुख्तलिफ बेंचेस इस वक्त तश्कील दिए जा चुके हैं, जो कि जल्द तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करने जा रहे हैं। और ये तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी इदारों के अगेंस्ट। मामला क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये हंगामी जो एक्शन लिया गया है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, एक अहम तरीन मामला, फ़ौजी बगावत के नतीजे में 2 कर्नल्स की गिरफ्तारी, तहकीकात जारी, तफ्तीश जारी। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की अहम तरीन जो डेवलपमेंट है वो आपको बताता चलूँ कि DGISPR की जानिब से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इस पर इमरान खान साहब की जानिब से पहला जो बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल है वो दे दिया गया है। अडयाला जेल में आज मुकदमे की समाअत थी 190 मिलियन पाउंड की, और सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। इमरान खान साहब की जानिब से सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई, और इस गुफ्तगू में जो DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। 9 मई वाक़यात का मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई वाक़यात की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने मज़म्मत की थी, ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया। और बिल्कुल जब 9 मई हुआ उस वक्त इमरान खान साहब गिरफ़्तार थे, और उसके बाद जब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो उस वक्त उन्हें पता चला कि 9 मई को ये सारा कुछ हुआ। वो मौजूद ही नहीं थे, वो तो गिरफ़्तार थे। तो आखिर क्यों इमरान खान साहब से माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है, ये सवाल इमरान खान साहब की जानिब से सामने रखा गया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि जिस तरह से मुझे गिरफ़्तार किया गया, माफ़ी तो उल्टा मुझसे मांगी जानी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा आधा ख़ानदान फ़ौज और आधा ख़ानदान ब्यूरोक्रेसी में है। फ़ौज हमारी है और हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं। 9 मई वाक़यात का मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, और मैंने उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने इसकी मज़म्मत भी की। सियासी जमात इंतशार नहीं चाहती। हमने अपनी 27 साल की तारीख़ में कभी जलाओ घेराव नहीं किया। 2 हुकूमतें हमने इंतखाबात के लिए तहलील की। नून लीग के लोगों ने प्राइवेटली हमें बता दिया था कि जब तक काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनते, ना इलेक्शन होंगे और ना ही नवाज़ शरीफ जो हैं वो वापस आएंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और बड़ा मुतालबा किया, और उन्होंने ये कहा, बल्कि पेश किया अपने आप को, कि DGISPR की जानिब से जो 2014 धरने की जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश की गई है, उसे इमरान खान साहब ने कबूल किया और कहा कि 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए भी मैं तैयार हूँ। मुझे खुशी होगी कि मुझे इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाए। 2014 के धरने के हवाले से मुझ पर जितने इल्ज़ामात लगाए गए सब गलत हैं। 2013 का इलेक्शन आरओस का इलेक्शन था। इस बार साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के फॉर्म 47 से मुतल्लिक बयान के बाद मौजूदा हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला चेयरमैन सेनेट के लिए इलेक्शन फ्रॉड थे। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से अहम तरीन जो रद्द-ए-अमल है वो दिया गया है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि पूरा रियासती निज़ाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। अवाम हकीकत देख रही है। अगर कोई समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबूते पर वो हकीकत को झुटला सकता है, तो यकीनन बड़ी गलत फहमी का शिकार है। इमरान खान साहब की जानिब से ये अहम तरीन जो पैगाम है वो दिया गया है। तो पहला ये रद्द-ए-अमल था जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया, क्योंकि आज ये अडयाला जेल में इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। महमूद खान अचकज़ई, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं, इन्होंने जो एक ग्रैंड अलायंस बनाया था, इसके जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, इन्होंने भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक बड़ा रद्द-ए-अमल दिया है। और रद्द-ए-अमल देते हुए इन्होंने कहा है कि पहले मार्शल लॉ लगाने वाले माफ़ी मांगे, फिर 9 मई वाले भी मांग लेंगे। यानी कि ये जो मुतालबा किया गया था, इसमें अब ये सामने रखा गया है जी कि जो मार्शल लॉ लगाते रहे हैं, यानी कि साबका जो आर्मी चीफ ये जो काम करते रहे हैं, पहले वो माफ़ी मांगे। अब मेरे ख्याल से साबिक आर्मी चीफ में से तो
कोई अभी तक ज़िंदा नहीं है जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया हो, क्योंकि लास्ट मार्शल लॉ मुशर्रफ का था और मुशर्रफ साहब भी जो हैं वो इस वक्त ज़िंदा नहीं है। बहरहाल ये बड़ा एक मुतालबा कर दिया गया है कि पहले मार्शल लॉ लगाने वाले जो हैं वो माफ़ी मांगे और फिर उसके बाद 9 मई के मामलात के ऊपर जो हैं वो भी माफ़ी मांग लेंगे। उन्होंने गुफ्तगू की है और ये कहा है कि महमूद चकजई साहब ने कि गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़ जहाद शुरू कर दिया है और अब एक ऐसे जहाद का आगाज़ किया है जिसके बगैर हकीकी आज़ादी नामुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा जब तक इदारे अपने मुतय्यन करदा हदूद में नहीं रहेंगे उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे। अब हमें जुर्रत करके इस्लाहात करनी होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी हदूद का पता है, हर डिप्टी कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आपका बंदा क्या कर रहा है ये गैर आइनी है। इस मुदाखलत के ख़िलाफ़ उठना जहाद है। सिर्फ 9 मई पहला बुरा काम हुआ। क्या सिर्फ 9 मई पहला बुरा काम हुआ इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाए गए, उन लोगों को क्या सज़ा दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले डिक्टेटर्स को पार्लियामेंट से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, मार्शल लॉ लगाने वाले पहले माफ़ी मांगे। तो महमूद खान चकजई की जानिब से भी बड़ा जो रद्द-ए-अमल है वो दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है तौहीन अदालत के मामले पर, यह आपके सामने मैं रखता हूँ जी। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के अगेंस्ट जिन्होंने मुहिम चलाई थी, और जैसे जस्टिस बाबर सत्तार साहब का एक प्राइवेट डेटा और इनके ख़ानदान से रिलेटेड डेटा और ऐसा डेटा जो कि सिर्फ जो इदारे हैं उनके पास ही होता है। वैसे अगर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ख़ुद उनके पास अगर डेटा हो या उनकी फ़ैमिली के पास डेटा हो, या फिर उसके बाद ये हो सकता है कि इदारों के पास ये कॉन्फिडेंशियल जो डेटा जो उनके हवाले से लीक हुआ वो उनके पास होता है। तो बहरहाल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अगेंस्ट भी फिर इसी तरह से कंपेन चलाई गई। तो अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से फिर एक लेटर चीफ जस्टिस को लिखा गया तौहीन अदालत से रिलेटेड। और अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने 2 बेंचेस बना दिए हैं तौहीन अदालत के मामले पर, और ये 2 बेंचेस अब तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है इसका आगाज़ वो करेंगे। इसमें जी जो सीनियर जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार, इनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम पर जजों की जानिब से लिखे गए खतूत के बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 अलग बेंचेस बनाए गए हैं। और इनमें जी जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का मामला है इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच बनाया है। जबकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस इजाज़ इसहाक ख़ान पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी बेंच है वो बनाया गया है। और इस हवाले से जो कास्ट लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है और कल इन केसेस की समाअत होगी। और कल यानी कि कल 9 मई है और 9 मई वाले दिन ही ये 2 बेंचेस बैठेंगे, तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। और ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है कि सबसे पहले तो नोटिस जारी किए जाएंगे और जवाब तलबी होगी कि आखिर ये जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी ये इदारों के पास होती हैं, ये कैसे लीक हो गई। ख्याल रहे जस्टिस बाबर सत्तार पर दोहरी शहरियत समेत दीगर इल्ज़ामात के तहत मनफी मुहिम चलाई जा रही थी, जिस पर बाबर सत्तार ने इल्ज़ामात चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए ख़त लिखा था। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी इनके ख़िलाफ़ चलने वाली मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो ये अहम तरीन और हंगामी डेवलपमेंट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना जल्दी ये जो केस है वो लग जाएगा और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस पर इस तरह से जो स्टेप है वो लेंगे। लेकिन जिस तरह से अदलिया खड़ी हुई है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसमें तो कुल हैं ही 8 जजेस और 6 जजेस जिस तरह से डट कर खड़े हुए, उन्होंने लेटर भी लिख दिया। तो उस लेटर के मुकाबले में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस मामले पर अगर जजेस स्टैंड ले सकते हैं तो फिर ये ऐसी बात है कि इस पर तो जजेस स्टैंड लेंगे ही लेंगे। तो बहरहाल 6 जजेस के स्टैंड के बाद फिर दीगर अदलिया की जानिब से भी स्टैंड लिया गया और उसके बाद अब ये तौहीन अदालत भी शुरू होने जा रही है। और साफ जाहिर है कॉन्फिडेंशियल है, आपको मालूम है क्योंकि फिर भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें किन के पास होती हैं, आखिर कैसे लीक हो सकती हैं। इमरान खान साहब की जानिब से 2014 धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये आगाज़ में मैं दे चुका हूँ खबर। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन एक और 2 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। हुआ कुछ यूँ है कि यूक्रेनी सदर, थोड़ा सा इंटरनेशनल महाज के ऊपर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था जी, कि इंटरनेशनल महाज पर ये ख़बर है और यूक्रेनी सदर जो हैं, यानी कि यूक्रेन रूस की आज जो जंग वगैरह भी चल रही है, बहरहाल जो यूक्रेन के सदर हैं
और दीगर आला फौजी अहदेदारों को कत्ल करने की मनसूबाबंदी ऐन मौके पर पकड़ी गई। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक कत्ल की ये साजिश रूस या किसी और दुश्मन मुल्क ने नहीं बल्कि यूक्रेन में ही सदर समेत आला हुकाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने वाले स्टेट गार्ड्स के 2 कर्नल्स रचा रहे थे। यूक्रेन के सिक्योरिटी यानी कि यूक्रेनी सदर और दीगर आला फ़ौजी अहदेदारों को कत्ल करने के लिए यूक्रेन के ही अपनी फ़ौज के अंदर ये बगावत हुई है और उनके जो 2 कर्नल्स हैं उन्होंने ये बगावत की है और कत्ल करने की जो साजिश है वो की जा रही थी, लेकिन वो जो साजिश थी वो नाकाम हुई और वो पकड़े गए। यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विसेज की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया है कि सदर और दीगर आला फौजी अफसरान को कत्ल करने की मनसूबाबंदी करने वाले 2 कर्नल रैंक के स्टेट गार्ड्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तार होने वाले दोनों अफसरान फरवरी 2022 में शुरू होने वाली रूस जंग से पहले भर्ती हुए थे और रूस के एजेंट थे। पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विसेज के बयान के मुताबिक जी इन दोनों अफसरान को ऐसे किसी शख्स को तलाश करना था जो सदर की सिक्योरिटी पर मामूर हो और सदर को यरगमाल बनाकर कत्ल कर सके। ताहाल रूस की जानिब से इस पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन बार ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आगे चलते हुए नाज़रीन, जो लाहौर में मामला हुआ है वकला के दरमियान और पुलिस के दरमियान जो तसादुम हुआ है, इस हवाले से सिंध बार कौंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार वगैरह की जानिब से कल हड़ताल का जो ऐलान है वो किया गया है और कल अदालतों की कार्रवाई के बाइकाट का भी ऐलान किया गया है। तो ख़बर यह है जी कि सिंध बार कौंसिल ने ये कहा है कि लाहौर में वकला पर होने वाले तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। इसके अलावा सिंध बार ने यह भी मुतालबा किया कि हुकूमत वकला पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। कल अदालतों के बाइकाट का ऐलान करते हैं और कहा गया है कि वकला पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी लाहौर वाक़े की मज़म्मत की और कल 9 मई को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया और ये कहा जी कि पुलिस का वकला पर बेईमाना तशद्दुद दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह कहा जी कि पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए जाएँ। ये भी कहा गया जी कि तमाम फ़ैसलों की हम तायीद करते हैं जो बार्स की जानिब से किया गया है और वकरा बरादरी के शाना बशाना खड़े हैं। तो ये जी 2 बड़ी बार्स की जानिब से इस मामले के ऊपर स्टैंड ले लिया गया है। बहरहाल पुलिस है वो बिल्कुल मेरे ख्याल से शायद मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, लगता है कि वही मामलात ही आगे लेकर चलना चाहते थे। वो बहावल नगर का जो वाक़या हुआ वो भी आपके सामने है। अब ये एक और बड़ा तसादुम हुआ है और इस मामले पर मरीम नवाज़ जो है उन्होंने भी इंटरवेन किया और पुलिस को रोका, पीछे किया कि इस तरह से आप तशद्दुद वगैरह ना करें। तो बहरहाल जी अब वकला ने स्टैंड ले लिया और बार्स ने भी स्टैंड ले लिया है और कहा है कि जो भी तशद्दुद में मुलविस थे उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे भी होने चाहिए और वकला बरादरी के साथ वो डट कर खड़े हुए हैं। तो बहरहाल जी ये आज की कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। कल का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि कल के दिन ये जो 6 जजेस 2 बेंचेस बनाए गए हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह से अब मामलात को लेकर चलते हैं। अदलिया डट तो चुकी है लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब पहले भी दे चुके हैं तौहीन अदालत का फ़ैसला। फिर इसके अलावा वो जो डीसी इस्लामाबाद वाला मामला था, फिर इसके अलावा ऑडियो लीक्स में भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा चुकी है और अब ये एक और तीसरा मैटर है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप किया है और ये तौहीन अदालत करने जा रहा है। तो इसमें जी बज़ाहिर ऐसा भी लगता है कि इदारों का टकराव भी शायद हो क्योंकि ये जो हसास मालूमात ये किस तरह से लीक हुई, किसने लीक की, कैसे सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चलाई गई और ख़ास तौर पर उन जजेस के ख़िलाफ़ चलाई गई कि जो आइन के साथ खड़े हुए हैं या जो मुदाखलत के हवाले से जिन्होंने जो लेटर्स हैं वो लिखे हैं। इससे पहले माजी में भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हो गए, जस्टिस आयशा मलिक हो गई, इनके अगेंस्ट बड़ी खौफनाक किस्म की कंपेन भी चलाई गई, बड़ा बुरा भला कहा गया और इनकी फैमिलीज़ तक के हवाले से जो नाम है वो इस कंपेन में या प्रोपेगेंडे में लिए गए, लेकिन उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया। खैर उस वक्त तो एक अदलिया के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर और चीज़ें थीं तो लग नहीं रहा था कि अदलिया शायद इस प्रेशर से निकल पाए, लेकिन जिस तरह से अदलिया की जानिब से रिस्पांस या स्टैंड लिया गया ये भी बड़ा हैरान कुन था। और अगर अदलिया ऐसे ही स्टैंड ले तो फिर मेरे ख्याल से बहुत सारे जो मामलात हैं वो ऐसे ही हल हो जाएंगे या बेहतरी की तरफ जाएंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।